गुड इवनिंग और गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, प्रणाम और सत श्री अकाल। आज हम एक नया पीक इनटू एवरीडे चाइना लेंगे और उसमें देखेंगे इज द केक गेटिंग स्मॉलर। राइट। पहले तो मैंने सोचा था कि इस विषय के ऊपर बात करूं, पर कुछ रिपोर्ट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ऐसे आए जिससे मैंने थोड़ा टॉपिक बढ़ा दिया। और अभी हम बात करेंगे इज द केक गेटिंग स्मॉलर एज इंडिया एक्सपैंड्स। ये चीज जो है थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। मैं ये फर्क क्यों डाल रहा हूँ कि चाइना का केक कम हो रहा है और इंडिया का केक बढ़ रहा है या इंडिया एक्सपैंड हो रहा है। वो बड़ा सिंपल है। कुछ ही दिनों पहले गोल्डमैन सैक्स ने एक भविष्यवाणी की जिसमें उन्होंने बोला कि इंडिया और चाइना का जीडीपी जो है तकरीबन अ, बराबर होंगे 2075 तक। खैर 50 साल दूर है, पर एक संकेत है आगे क्या होने वाला है। और इसी के बारे में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये आर्टिकल निकाला जिसमें उन्होंने बोला, मूव ओवर अमेरिका, चाइना एंड इंडिया विल हैव बिगर इकोनॉमीज बाय 2075। इसका मतलब हमारा अ, अर्थव्यवस्था बढ़ने वाला है। अगर उतना तेज बढ़ेगा कि चाइना के पास आ जाएगा तो हमारा शक्ति भी बढ़ेगा। इसीलिए ऑन अ रिलेटिव स्केल अगर आप देखेंगे तो द चाइनीज केक इज गेटिंग स्मॉलर एज इंडिया एक्सपेंड्स एंड विल प्रूव इट in the course of this discussion. Now, this is the graph which was shown by Goldman Sachs, in which the Chinese economy, the Indian economy, and the US economy have been shown. By about 2075, all three economies will be almost at par, right? ज्यादा फर्क नहीं होगा। और पर ये 50 साल दूर है। आज का दिन क्या है वो देखने वाली बात है। पर बात यह है कि इज दिस हेयर एंड टॉर्टॉइस स्टोरी। खरगोश और कछुए की कहानी तो नहीं है। ओके, मेरे ख्याल में ऐसे ही चल रहा है और इसके बारे में मेरे को कोई दो राय नहीं है, वो किसी और दिन बात करेंगे। अभी हम देखते हैं क्या चाइना का क्या हिसाब किताब है। वेयर इज द चाइनीज केक गोइंग? इज द चाइनीज केक एक्सपेंडिंग और इज द चाइनीज केक कोलैप्सिंग? In this past 1 week, there have been very interesting articles which have come out from South China Morning Post. Their economy is really in a mess. इसमें दो राय नहीं है। That क्या ये इससे उबर पाएंगे? We don't know. Because the factors which I feel which are weighing down on the Chinese economy are huge. The first factor is, of course, the demography, which is fast dwindling. And second, exports have virtually collapsed. Manufacturing is taking a big hit. And of course, there is Xi Jinping who's not bothered about economics. He's only bothered about military, diplomacy, and technology, which are all big ticket spenders. Will the expenditure on these three be balanced by the earning of China? That's the big question. But then let's see what is the earning of China. So he says China must grow its middle class as families get squeezed by job cuts and falling home prices. Now this ये जो टिप्पणी है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा नजदीक से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा क्या क्या इसने पॉइंट बनाया। वो कहता है कि चाइना का मिडिल क्लास इज बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द इकोनॉमी और मिडिल क्लास लाइफस्टाइल इज अनअचीवेबल, यानी कि वहाँ गुजारा नहीं हो रहा है इनका। जॉब कट्स एंड फॉलिंग होम वैल्यूज हिट अर्बन फैमिलीज। जॉब्स है ही नहीं, तनख्वाह कट रहा है और अ, ये जो प्रॉपर्टी का प्राइसेस जिसके बारे में बहुत जिक्र किया मैंने वो गिर रहे हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज कम बिकम अ वीक लिंक।
मैं बार-बार बताता रहता हूँ, अगर चाइना ने बचना है तो उसका कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो बढ़ना चाहिए। पर कंज्यूमर स्पेंडिंग तभी बढ़ेगा जब लोगों के पास पैसा होगा। वो तो है ही नहीं, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। दूसरे, उनके पास उनके जो घर हैं उनका वैल्यू कम हो रहा है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिससे ये बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसका मतलब और इसका रिजल्ट क्या है? मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। व्हाट इज द मिडिल क्लास लाइफस्टाइल? इट इज ऑल अबाउट buying a nice flat, taking a nice mortgage, and sending children to school. अगर ये तीन चीज अगर आप नहीं कर सकते हो, आपका मिडिल क्लास टाइप लाइफस्टाइल तो गया। राइट। उसके साथ साथ ये जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, टेक जॉब्स हैं, फाइनेंशियल टेक सेक्टर जॉब्स हैं, ये सब गए। इट इज लाइक बर्निंग द सोशल लैडर, सीढ़ी जल गया इनका। ओके। ये बोलता है इस आर्टिकल में कि इट इज वेरी इजी फॉर एन एग्जिस्टिंग मिडिल क्लास इनकम हाउस होल्ड टू गेट किक्ड आउट ऑफ द क्लब। क्लब इज द मिडिल क्लास क्लब, and very hard for a poor household to join in. That means social mobility in China is at risk. The headwinds are set to grow stronger because of falling housing prices. Very simple. There's another analysis which I saw today, which said that over a 15-year period, stocks have given negative value. So if a person cannot invest in stocks, Chinese stocks, and if house prices are falling, then where are his earnings going? Where are his savings going? So that's the problem with the Chinese middle class. They are in a big bind. Okay. More than that, we have to also realize that property accounts for 70% of the average household health, because they can't put it on stocks. And the Chinese feel that their stocks are very risky. They have put it in property, which is going down. And then mortgages make 76% of household debts. Household debt rate in China is one of the highest. So you take any way in this, आप जहां से भी जिस नजरिए से आप देखोगे तो ये चाइना इज इन प्रॉब्लम्स, खास करके उनका मिडिल क्लास। और हमें सबको पता होना चाहिए, जब ये मध्य वर्ग या मिडिल क्लास किसी सोसाइटी में गिर जाता है तो उस सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर चाइना का मिडिल क्लास गिर गया तो चाइना में बहुत संगीन सोशल प्रॉब्लम्स होंगे। ओके। बात दूसरी बात यह है कि चाइना में सब बोल रहे हैं कि भाई प्राइवेट फर्म शुरू करो, प्राइवेट फर्म शुरू करो, प्राइवेट फर्म शुरू करो, बट असलियत क्या है? और ये आर्टिकल असलियत बताता है। वो असलियत ये है कि support for the private sector is increasingly being perceived as lip service in the absence of more action. इनको मतलब मिल नहीं रहा कुछ support. State giants with strong cash flow and greater loan capacity are faring better than their private counterparts. ये जो जी जिनपिंग का जो सेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी है, उसमें क्या है कि all the SOEs, state-owned enterprises, are getting the big contracts and they're being supported. Right. Now, the labor costs are being cut, but the labor cost is going up, which means all producers are cutting their profit margins. अगर मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो लेबर को जो दे सकते हैं वो कम है। अगर कम है तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कम है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कम है तो आपका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ये सब इंटरकनेक्टेड है, इसमें प्रॉब्लम है। ये है कि all levels of government continually sweet talk and reassure private firms and investors. अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात बोले जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए। Suboptimal conditions including weak demand, potential policy changes, weak support and poor growth prospects, ये दर्शाता है इनका प्राइवेट सेक्टर का क्या हालत है। ओवरऑल, जब तक चाइना का प्राइवेट सेक्टर में अ, बदलाव नहीं आता और उसमें ग्रोथ नहीं होता, चाइना का इकोनॉमी दोबारा टेक ऑफ नहीं करेगा। और अभी तक
जो भी संकेत हमें मिला है, उससे ये बड़ा क्लियर है कि इनका इकोनॉमी उतना आसानी से सुधरेगा नहीं, क्योंकि ना प्राइवेट सेक्टर बढ़ना का आशंका है, ना कंज्यूमर डिमांड बढ़ने का चांसेस है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज, चाइनीज यूनिवर्सिटीज वो टू टारगेट फेक ग्रेजुएट डेटा एज अनएम्प्लॉयमेंट आउटलुक वर्सन्स। ये क्या कर रहे हैं कि भाई आप हमारे यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाओ, पढ़ लो। जब आप बाहर खत्म करके ग्रेजुएशन बाहर जाओगे तो आपको एक फेक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर आप फेक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकियों को लुभाना है कि आके हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ो। देखिए इन सबको जॉब मिल रहा है और इन सबका डिग्री के साथ इतना इतना अच्छा अच्छा जॉब मिल रहा है जो फेक है। तो ये रैकेट है, इसका मतलब इनका संगीन प्रॉब्लम है। और यही नहीं, जो मेजर 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 प्रॉब्लम जो मेरी तरफ से ये है कि ये डिफ्लेशन रिस्क, चाइना का डिफ्लेशन रिस्क, मैं ये तीसरी बार बता रहा हूँ, इट इज प्रिटी हाई। Any country which goes through deflation is like a punctured tire in a desert. So, what does this report say? It says China's deflation risks rose in June amid weak demand. June में demand weak है, with consumer inflation flat and factory gate prices dipping further. What is important? The weaker than expected data could point to a weaker performance in second quarter at economic analysis. So let's see when the second quarter GDP comes out. The expectations are it is going to be worse. And deflation is something which you cannot get out easily. Deflation happens to a huge number of factors. इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पा सकते हैं, पर डिफ्लेशन में काबू पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिमांड वीक है, प्राइसेस गिर जाते हैं। अगर प्राइसेस गिर जाते हैं तो प्रॉफिट्स वीक हैं, प्रॉफिट्स वीक हैं तो लेबर कम हो जाता है, लेबर कम है तो तनख्वाह कम है तो कंज्यूमर खरीद नहीं सकता। और रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस बढ़ गए, अगर वो बढ़ गए तो आप बाहर से लाना, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं। याद रखिए चाइना इज रिसोर्स डेफिशिएंट, इनके रिसोर्सेस बाहर से आते हैं। और बाहर क्या है, इन्फ्लेशन चल रहा है, बाहर दर बढ़ रहे हैं, चाइना में घट रहे हैं। तो इसका मतलब फैक्ट्रीज आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस और दे वर्किंग विदाउट प्रॉफिट्स। So overall, the whole story is one of deflation. And ask any economist, deflation is the bigger danger compared to inflation. Okay, this is the thing. This is the Chinese statistics published by their thing. You look at this deflation story. In this quarter, April, May, June, right? Deflation is absolutely down below. And in June, it has been zero. I wouldn't be surprised if it goes into negative in July, right? Then their producer prices have gone down from being 4.2% in the positive, they've gone down to minus 5.4. So there also they're taking a hit. Their interest rates, they've just collapsed. 4 interest rate cuts in the past 6 months, which is pretty high for the Chinese economy. और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है चाइना का इज बिलो 50% थ्रू आउट अप्रैल मई जून 23। राइट साइड में देखिए, जब भी ये फिगर 50 से कम होता है तो द इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी देखेंगे तब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इट वाज एक्सपेक्टेड जब ये कोरोना वायरस का रेस्ट्रिक्शंस निकाल दिया तो the economy will bounce back. So Jan, Feb, March, some bounce is seen, but April, May, June, it's gone. Now, अगर आप ये सब देखेंगे, deflation, this purchasing managers index, which is less than, is in a contraction zone, interests are falling,
everything if you see, the economy is in a poor shape. How will you come out of it? अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है Xi Jinping से that it can come out. And he's not also bothered too much about the unemployment. He has told young people, go to the countryside and work and struggle. So things are not very bright. Okay, now companies are under triangular debt. What is triangular debt? Something very funny. This is the new, PM of China. Now, triangular debt refers to a chain of delayed settlements. It arises when a business slump results in late or partial payments. Companies end up owing money to each other and to their banks. That's the current status. And the payments are anything up to 3 to 6 months. It has doubled in the past 1 year. Now, he further says as companies wait and delay making payments, they need to maintain supplies and services on credit to stay in business. इसका मतलब कर्जा का जो गुब्बारा है वो बढ़ रहा है. Gradually, this becomes known as triangular debt. Now, he says triangular debt will hurt China's growth if it is not addressed, and they don't have a solution. I'm bringing all this up because I don't see solutions. In the past 3 months, the South China Morning Post has brought up a whole lot of problems, but I have not seen solutions for them. Of course, you look at Global Times or China Daily or People's Daily or Xinhua, you'll find all rosy pictures coming out. This fellow, South China Morning Post gives you some part and you have to pick and choose. You have to wait 2 3 days, you'll get one article out which tells you the whole story. And then when you stitch the whole thing together, something pops out like it is popping out now. If it has not popped out by now, then those who are watching this must be brainwashed by the communist. Okay, what's next? Normally, this is the season where there's hell of a lot of Chinese tourism. इनका पर्यटक बाहर जाते हैं. इस साल कहीं नहीं गई है. ठीक, ये साउथ एशिया के इकोनॉमी को they're messing up. But then that's South Asia. They will wriggle through. But the fact क्यों नहीं जा रहे हैं चाइनीज बाहर? चाइनीज इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है जाने के लिए और उनको शक है कि अगर ये पैसा नहीं बचाएंगे तो आगे इनका क्या होगा इनको पता नहीं. वही बात, नौकरी नहीं है, अगर नौकरी है तो उसमें वेतन कट है, अगर वेतन कट है तो ये मॉर्टगेज नहीं दे रहे हैं, मॉर्टगेज बंद करने के लिए इनका कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि घर का दर गिर गए हैं, घर बेच नहीं सकते हैं, अगर घर बेच भी देंगे तो उतना मॉर्टगेज पूरा नहीं कर सकते. तो दे आर इन अ विशियस लूप. अगर आप ये चीज अगर हम देखेंगे तो चाइना का क्या हालत होने वाला है आप देखिए. और उस लास्ट तो जो मेजर इशू है वो है कि इनका आबादी घट रहा है, इसमें दो राय नहीं है. ये जो पीटर जेहन जो सब लोग बोलते रहते हैं वो तो बोलता है 10 साल के अंदर तो चाइना कोलैप्स हो जाएगा. खैर मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, बट प्रॉब्लम्स है. तो अगर आप ये सब देखोगे, जो गोल्डमैन सैक्स का जो ग्राफ है जो बोलता है चाइना नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगा, उस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है. मेरा मानना ये नहीं हो सकता, पर बात वो अलग बात है. ओके, अभी देखिए इकोनॉमी में जॉब्स का हालत. किसी वर्ग को देखिए, डेस्परेट माइग्रेंट वर्कर्स जॉसल फॉर टेम्परेरी जॉब्स. अगर ये आर्टिकल पढ़ोगे तो ये आपको पता चलेगा इनको ये जो टेम्परेरी और माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है. बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं. ओके, कैन चाइना फिक्स यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज विथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट ड्राइव. अभी फौज में कितने ले सकते हैं ये, पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो बोल रहे हैं मिलिट्री में दाखिल कर दो तो अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स हो जाएगा. तीसरा आर्टिकल बोलता है कि चाइनाज मिडिल एज जॉब सीकर्स फेस एज डिस्क्रिमिनेशन इन अनफ्रेंडली मार्केट एज इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर्स राइज. इसका मतलब इसमें ये
है कि जो भी 35 साल से ऊपर है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। और चाइना जॉब्स रिकॉर्ड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अनसॉल्वेबल फॉर अ व्हाइल। इसका कोई समाधान नहीं है। ये फिफ्थ जॉब क्राइसिस सिंस 1978 सीम टू बी गेटिंग ओनली वर्स। देखिए, ओवर 35 के पास जॉब नहीं है, माइग्रेंट वर्कर्स के पास जॉब नहीं है, जो नए नए ग्रेजुएट हैं उनके पास जॉब नहीं है। फिर चाइना में किसके पास जॉब्स हैं? और जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, प्राइवेट सेक्टर डाउन है। और फौज कितना लेगा? तो पूरा अगर आप देखोगे तो it is not only a matter of economy, there is also a bit of social instability which is going to creep in, which we have to be cognizant of. और मेरे को दो राय ये डाउट नहीं है कि आगे जाके देखेंगे कि there will be social instability, as a result of which there will be internal focus on security and more emphasis on security, which Mr. Xi Jinping has already catered for in the budget. क्योंकि चाइना का जो इंटरनल सिक्योरिटी का बजट है वो आज के दिन नॉर्मल डिफेंस और सिक्योरिटी के बजट से ज्यादा है। Okay, so the Chinese forces are going to be used more against the Chinese than Taiwanese or Indians or US or anyone else. That's what one gets the feeling in this entire story. Then, of course, there's a follow up of jobs. This year, 11.6 million graduates are going to come out, and this is a record number. आगे ही इनका प्रॉब्लम है, इनको जॉब मिल नहीं रहे। आगे जाके क्या होगा ये खुद अंदाज लगा लीजिए, क्योंकि 11.58 million people have to be employed or they will be unemployed, as simple as that. And if they're going to be remaining unemployed, so there's going to be problem at the bottom of the heap. Okay, now we will switch to India, the Indian expansion. We all know there is no doubt that the Indian growth story is on its track. इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है जो चाइना इज फेसिंग। और हमारा हिस्ट्री ये बोलता है कि प्रॉब्लम कुछ भी हो, वी विल कंटिन्यू टू राइज। फ्लड्स हो, आंधी हो, तूफान हो, हम आगे बढ़ेंगे। और ये लड़ाई हो, प्रॉक्सी वॉर हो, राइट, दंगा फसाद क्यों ना हो, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हिस्ट्री है। This article by South China Morning Post is critical. What is that analysis all about? It says India is tilting towards Washington, and it also says, has India's time over China come? This is by a guy called Xi Jingtao, whose analysis is generally in depth and quite on the spot. Now, what does this analysis say? क्या बोलता है? ये बोलता है कि न्यू दिल्ली इज डिस्प्लेसिंग बीजिंग इन द अमेरिकन हायरार्की ऑफ बायलैटरल रिलेशंस as the White House reverses decades of Sino-US engagement. Chinese feel that in the US calculations, India has displaced China. The next point जो बोलता है कि the two Asian giants are struggling to manage their differences and show few signs of wanting to improve ties. His idea is that our ties will not improve in the near future. That's his prediction and his analysis. Further, while there's the absence of a Chinese ambassador in Delhi since October, since Sun Wendong went back uh, at the end of two sessions to become the Vice Minister of Foreign Affairs, right? There's no ambassador in Delhi. Now that has made it even more difficult for both sides to manage the differences. Of course, जब उनका यहाँ एम्बेसडर ही नहीं है तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगा? इट इज द लॉन्गेस्ट गैप इन 4 decades। 40 साल में ये सबसे बड़ा गैप है जहां एम्बेसडर नहीं रहा, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द लाइक्लीहुड ऑफ फर्दर डिटेरियोरेशन। इसका मतलब इंडिया चाइना टाइज आर गोइंग टू गो डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, Modi's latest snub of Chinese President Xi Jinping's signature Belt and Road Initiative at the virtual Shanghai Cooperation Organization Summit early this month
has increased uncertainty over the prospect of bilateral ties, and in particular, Xi's much speculated plan to attend the G20 summit in the Indian capital. Very important. ये पिछले मैंने व्याख्या में भी बताया कैसे हमने नकार कर दिया चाइना का प्रपोजल। यही बात ये बोल रहा है और इससे ये डाउट है कि क्या वो G20 में आएगा कि नहीं। जी जिनपिंग यहाँ G20 में जो सितंबर में होने वाला नहीं आएगा तो क्या होगा। अगला महीना जब हम ब्रिक्स के लिए जाएंगे हमारा प्रधानमंत्री तब क्या होगा पता नहीं। तो अनिश्चितता will be there, uncertainty in Sino-Indian relations होंगे, will be there, and it's something we have to contend with. Whether it will deteriorate to the military thing is something to be seen. Last point, and that I think is very critical. ही ये जो शख्स है ये हमारा इंडिया का एक्सपेंशन को अंडरलाइन कर रहा है। ही इज सर्टिफाइंग और एक्सपेंशन। Both countries aspire to become a regional or even global superpower. ये पहली बार पिछले एक महीने से अगर आपको याद है तो जब हम ग्लोबल मैट्रिक्स के बारे में हम एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने एक आर्टिकल दिखाया था जहां ग्लोबल टाइम्स ने बोला कि इंडिया इज अ रीजनल पावर। अभी शी जिनटाओ जो एक माना हुआ एनालिस्ट है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये बोल रहा है कि वी आर अ रीजनल पावर एंड एस्पायरिंग टू बी अ ग्लोबल पावर। तो चाइना का नजरिया हमारे बारे में बदल रहा है। अगर उनका नजरिया बदल रहा है हमें भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। एंड दिल्ली is set to become a foremost geopolitical rival for Beijing in the many years and decades to come. Okay, so India China is going to be a rivalry and it could be even enmity. Why? He says, could this be a Thucydide trap between China and India in the making? What is Thucydide trap? A power which is rising next to a great power, right? The great power tends to ensure that the other power is kept down, but the other power keeps rising. And as it keeps rising, these two powers tend to fight. आज तक ये तुसिडाइड ट्रैप चाइना और यूएसए के बीच में बात कर रहे थे कि जैसे चाइना ऊपर आता जाएगा और अमेरिका इसको दबाते जाएगा तो देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आज के दिन ये इंडिया और चाइना के बीच में जो कंपटीशन शुरू हो गया है और ये राइवलरी शुरू हो गया तो इनका ये है कि क्या इस आर इंडिया एंड चाइना इन तुसिडाइड्स ट्रैप। सोचने वाली बात है। वेयर विल इट लीड। और खास करके अगर आप ग्लोबल गोल्डमैन सैक्स का जो ग्राफ्स आपने जो हमने पहले देखा है और उसको हिसाब लगाओगे तो इसमें तो देयर आर प्रॉब्लम्स। और हम सब बोलते हैं कि चाइना बहुत लंबे सोचता है। अगर उसका लंबा सोच में ये है कि इंडिया उसको नजदीक इतना नजदीक आने वाला है कि कुछ हो नहीं पाएगा तो चाइना का क्या रवैया होगा देख लीजिए। इसीलिए मैं बार बार यही बताता रहता हूँ that we need to be very careful with China. We need to be more prepared than anything else. Okay, now let's look at this. Yeah, again, context is Quad, India, USA relationship and effect on China. Where what is shown in this article? It says US India fighter jet engine deal takes strategic ties to new heights. इनका मिलिट्री कोऑपरेशन जो है ना बढ़ गया इंडिया यूएसए का। और वो खतरा किसके लिए है? चाइना के लिए है। और बैकड्रॉप देखिए, पिक्चर देखिए, पिक्चर क्या है? दो जवान इंडिया और अमेरिकन जवान बैठे हैं। कहाँ है? हिमालयास में, अपना अपना फ्लैग लेके। और कौन सा दृश्य है ये? वो है जो हमने ओली में पिछले साल एक्सरसाइज किया था। ऑल सिंबॉलिक बट इट पॉइंट्स टू समथिंग, राइट? They're worried. They're worried about the Indian expansion. इसमें दो राय नहीं है।
पर बात यहीं रुकता नहीं है, बात रुकता है फ्रांस में। Submarines, fighter jets, and China concerns in focus as Modi heads to France. कल परसों कल मेरे ख्याल में आज हमारे प्रधानमंत्री जो है वो चाइना जा रहे हैं और यही उम्मीद है कि जब हम वहाँ फ्रांस में जाएंगे तो ये डील्स होंगे जो 26 रफाल विमान जो हमारे नए एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं नेवल वर्जन और उसके साथ 3 पनडुब्बियां स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के भी डील होगा। अगर ये हो गया तो हमारा जो मैरिटाइम स्ट्रेंथ बढ़ेगा एंड दिस विल वरी चाइना। उसके साथ साथ अगर इनके साथ साफरान या अगर किसी के साथ हमने डील कर लिया फॉर एयरक्राफ्ट इंजन, जी डील हो गया, ये हो गया तो हमारा जो एमका प्रोग्राम है या तेजस प्रोग्राम है बहुत रफ्तार से चलेगा। और ये भी बात हो रहा है कि जो रफाल जो हम अभी आगे खरीदेंगे वो यहाँ बनेंगे। अगर वो हो गया तो हमारा अर्थव्यवस्था के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होगा। अगर आप ये दो चीज देखिएगा, जो इंडिया यूएस कोऑपरेशन अभी, इंडिया फ्रांस का कोऑपरेशन और अर्थव्यवस्था एज पर गोल्डमैन सैक्स, अगर मैं चाइना में बैठा होता मेरे को थोड़ा फिक्र होगा। फिक्र इसीलिए होगा क्योंकि मेरे ऊपर यूएसए बैठा है जो मेरे को नीचे दबा रहा है, मेरे नीचे इंडिया बैठा है जो नीचे से प्रेशर डाल रहा है और बीच में जी जी जिनपिंग तीसरा है। ये कहाँ हाथ पैर मारेगा देखने वाली बात है। राइट। 2 दिन पहले ये खबर आया था कि जो फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में जो गठबंधन था सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वो टप हो गया। तो बड़ा हेडलाइन आया जो बाएं दिखाया गया है और ये दिखाया गया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। इन्होंने देखो बोलिए बोला है कि फॉक्सकॉन एग्जिट्स यूएस 20 बिलियन इंडियन सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर, स्लोइंग कंट्रीज ग्लोबल चिप अब मार्च। ठीक है कि भाई इंडिया टफ होने वाला है। ये इस आर्टिकल में यही भी बताया कि भाई इंडिया में तो ऐसे ही होगा। एक दिन बाद क्या हेडलाइन निकला है, फॉक्सकॉन pledges to find new partner for India chip plant after quitting US $19 billion with Vedanta। फॉक्सकॉन बड़ा क्लियर है कि यहाँ उसने अपना फैक्ट्री लगाना है, कमिटमेंट है उसका, चाहे वेदांता हो या और किसी के साथ हो। तो जब वो हो जाएगा बीच में तो ये तो आएगा, हो सकता है 1 साल लेट हो, पर जब रेस लंबा है ये तो होगा ही होगा, साकार होगा। नंबर एक। नंबर दो, फॉक्सकॉन के लिए भी और कोई चारा नहीं है और कहीं जाके इतना बड़ा प्लांट नहीं लगा सकता वो, आज नहीं तो कल। तो किसी नजरिया से देखिए तो पीपल हैव टू कम टू इंडिया, देयर इज नो चॉइस। बट द डेंजर फॉर इंडिया is we should not become another China. We should take all steps to ensure India does not become another China and suffer all the pollution, all the corruption, and everything which is negative about China. We should increase our manufacturing the Indian way, even if it takes a little longer. Everyone says, oh, the differential between China and India is huge. That's okay. Let it be so. What can China do to you? It cannot stop you. Take your time, right? Xi Jinping kept saying, hide your strength and bide your time. India's motto should be bide your time and build your strength. So that's the way we should go. Okay, finally, is it a case of the elephant sorting out the dragon? Or is it this, the hare and the tortoise story? वक्त बताएगा कि क्या खरगोश जीतेगा या
कछुआ जीतेगा। पर अगर इस कहानी में असलियत है तो कछुआ ने जीतना ही है। So don't worry. Don't look at the way China, everyone, I mean, the day we stop worrying that China has progressed such a manner, will be okay. China is like that tortoise which has gone to rest. I've given you जो भी मैंने बताया ये अबाउट द चाइनीज केक, ये चाइनीज केक सुकड़ रहा है और सो रहा है, ये खरगोश की तरह। हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, राइट। यही आज के दिन इतना ही बताना था इन दिस पीक ऑफ एवरीडे चाइना। बात वही है, सवाल भी वही है, इज द केक ऑफ चाइना कॉन्ट्रैक्टिंग और इज इंडिया एक्सपेंडिंग, और अब बोथ हैपनिंग। थैंक यू एंड जय हिंद।